हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। न्यू एसओ वैकेंसीज 2024 जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोग फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हो। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। और सभी चीज़ों को देखते हुए आपको पता है कि फॉर्म भरना भी एक इम्पोर्टेंट वर्क है। अगर अगर आप लोग फॉर्म को सही नहीं भरते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है बाद में एग्जाम्स देने के बाद आपको कोई दिक्कत को फेस करना पड़े, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अपना फॉर्म जो है वो सही से भरना है और पूरी डिटेल्स आपको रखनी है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी पोस्ट है, एग्ज़ाम डेट्स क्या है, योग्यताएँ क्या है, इसके लिए कट ऑफ कैसी रहती है, सिलेबस क्या रहा था, ठीक है? उन चीज़ों की आपको जानकारी रखनी चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारे इस चैनल पे आपको स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी क्योंकि पीछे के जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो रिलेटेड है आपके स्टैटिस्टिक्स से, वो हमने पूरे कवर किए हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से, जहाँ पे आपकी योग्यताएँ क्या रहेगी वो एक पॉइंट है कि हमारे पास जो है योग्यता है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ योग्यता की, तो आपको क्या है कि एक तो डिग्री चाहिए। देखिए, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है? और कौन-सी स्ट्रीम में आप हो सकते हो? देखो सॉरी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपको चाहिए कौन-सी स्ट्रीम में? एक तो मैथ जो आपकी आती है, ठीक है? एक स्टैटिस्टिक्स आता है आपका, जैसे एमएससी के अंदर क्या होता है? एमएससी स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है? और एमएससी मैथ होता है, 2 सब्जेक्ट आ गए, क्लियर है? फिर आपका आ गया इकोनॉमिक्स, ठीक है? अब एमए इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है? एमए इकोनॉमिक्स होता है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होता है और कॉमर्स, यानी कॉमर्स आपने एमकॉम किया है वो आप एलिजिबल हैं, ठीक है? एमकॉम के अंदर आप देखो, एमकॉम के अंदर क्या हो गया कि आपका सभी इन्होंने कॉमर्स लिखा है इसका मतलब है तीनों सब्जेक्ट आपके इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है? अगर दूसरा पॉइंट देखें हम और लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और लिया हुआ है मास्टर डिग्री इन एनी अबोव सब्जेक्ट विथ 1 ईयर्स डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया। अगर आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, लेकिन 1 साल का डिप्लोमा आपका इन स्टैटिस्टिक्स है, तो वो भी एलिजिबल है। दूसरा इन्होंने माँगा है, दूसरी योग्यता जो माँगी है प्लस में, ठीक है? वो माँगी है आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए, आपके पास सिंपल सी बात है राजस्थान में आरसीआईटी चलता है, तो आपके पास आरसीआईटी होना चाहिए। तो पहली योग्यता के अंदर आपके पास जो एमकॉम जो डिग्री वाली है, दूसरी कंप्यूटर और सेकंड में देखें तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए हिंदी रिटन के लिए और आपका राजस्थान का भी नॉलेज होना चाहिए कल्चर वगैरह का, ठीक है? ये आपकी योग्यताएँ हैं। अब योग्यता के अंदर आप ध्यान से देख लें कि अन्य जो सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट होंगे, ठीक है? उनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट है ना फॉर्म भर देते हैं, फिर उसके बाद आपको पता है अभी गवर्नमेंट जो है इसको लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है और डिबार भी कर रही है लोगों को। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि आपकी योग्यता है तो ही आप फॉर्म भरें और आगे बढ़े हम इससे आगे। तो आगे हम देखते हैं कि पोस्ट कैसे आई है और आप कितनी पोस्ट के ऊपर एग्ज़ाम्स देने वाले हो, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप कितनी पोस्ट पे आप जो है एग्ज़ाम्स दे सकते हो। देखो, सिंपल सी बात है 31 पोस्ट जो है आपकी दी गई है नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए। अब देखो, जनरल के अंदर आप देखोगे तो 10, 3 और 1, 4 ठीक है? ये आपकी 14 जो है पोस्ट दी गई है। यहाँ पे आपकी डाइवर्सिटी की कोई पोस्ट नहीं है और यहाँ पे देखोगे विडो की कोई पोस्ट नहीं है एससी के अंदर और एसटी के अंदर भी विडो की कोई पोस्ट नहीं है। ओबीसी के अंदर विडो की है लेकिन डाइवोर्सी की नहीं है और यहाँ पे एमबीसी के अंदर डाइवोर्सी की नहीं है। ईडब्ल्यूएस के अंदर डाइवोर्सी और विडो की कोई पोस्ट नहीं है जबकि फीमेल की कोई पोस्ट नहीं है। अगर देखो, अगर एक जो फीमेल कैंडिडेट है और वो जनरल कैटेगरी कैटेगरी के अंदर है, तो वो कितनी पोस्ट के ऊपर एग्ज़ाम्स दे सकता है? जनरल फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो वो 10 और 3 13 पोस्ट पे एग्ज़ाम देगी, है ना? ठीक है? अगर हम विडो की बात करें, तो विडो अगर अपनी कैटेगरी में देखें तो 1 पोस्ट पे एग्ज़ाम देगी, बाकी ये पोस्ट तो उसके लिए है ही, ठीक है? ये बेसिस ऑन मार्क्स है, ठीक है? आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो आप जनरल में जा सकते हो, ठीक है? ये सिनेरियो बैठेगा। अब जैसे ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी के अंदर कितनी सीटें हैं आपके पास? आपके पास सीटें हैं 6, ठीक है? अगर हम देखें तो एक जनरल मेल कैंडिडेट है वो इसमें नहीं दे सकता, इसमें नहीं दे सकता, उसके लिए 4 पोस्ट ये हो गई और 10 पोस्ट ये हो गई, आपके पास 14 पोस्ट होगी। तो इस तरह आपको काउंट करना हो। अगर फीमेल की बात करें, तो फीमेल के लिए जो जनरल फीमेल है उसके लिए 5 पोस्ट ये हो गई और ऊपर वाली ये जो है 13 पोस्ट ये इनके ऊपर भी होगा। तो 5 और 13 18 पोस्ट पे जो है ओबीसी फीमेल जो जनरल है वो दे सकती है, ठीक है? ये ऑल ओवर वही चीज़ है कि आपके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके ऊपर ही सारी चीज़ें चलती है, ठीक है? आप किसकी कट ऑफ क्लियर करते हो, किसकी नहीं करते हो, उसके ऊपर आपका है कि मान लो कि आपकी जो है ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ गई है वो 63 गई है, ठीक है? जनरल फीमेल की, ठीक है? और यहाँ पे जनरल के अंदर गई है 64 तो आप जो है अगर आपके 65 मार्क्स हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर जो है काउंट किए जाओगे, ठीक है? क्योंकि जनरल के अंदर अनरिज़र्व कैटेगरी है, सीधी-सी बात है। वहीं हम शेड्यूल्ड एरिया की बात करें तो 12 पोस्ट है, उसमें से आपको पता है एससी कैटेगरी 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 की ही आती है और जनरल की सिर्फ़ 1 पोस्ट है और बाकी ये जो है आपकी बैकलॉग्स वगैरह। अगर हम पोस्ट की बात करें, तो अभी फ़िलहाल जो है आपकी 43 पोस्ट जो है पोस्ट की गई है। अगर हम देखें आगे तो इसमें पोस्ट में बढ़ोतरी हो सकती है अगर हम एग्ज़ाम्स तक की बात करें तो।
जहाँ तक मुझे मेरा आइडिया है कुछ पोस्ट इसके अंदर इंक्रीज़ कर सकती है गवर्नमेंट आगे जाके, ठीक है? अभी इन्होंने वैकेंसी निकाली है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब आगे देखिए, ये आ गया आपका सिलेबस। अब सिलेबस के अंदर आप इसको 3 भागों में बाँट सकते हो, ठीक है? सिलेबस को आप कितने भागों में बाँट सकते हो? क्योंकि देखो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर होगा और काफ़ी टाइम पड़ा है, तो वैकेंसी इंक्रीज़ होने के पूरे-पूरे चांसेज़ है। मेबी आपकी 100 तक जो है पोस्ट चली जाए तो अच्छी बात होगी, ठीक है? चलिए, अगर हम बात करें तो पहला आप पोर्शन लेते हो स्टैटिस्टिक्स। इसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप देखोगे कितनी यूनिट्स आती है। अब देखो, पहली चीज़ ये आ गया सिंपल नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है कलेक्शन हो गया आपका क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। वहीं पे सेकंड पोर्शन देखोगे आप कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? सिंपल सा दिया है। अगर हम बात करें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पे एक टॉपिक जो है एडवांस का ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग, क्रिटिकल रीजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्मॉल एंड लार्ज सैंपल्स, इतना दे दिया, ठीक है? सिंपल सिंपल चीजें दी है। आपको अगर आप ज्यादा अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपके देखो ज्यादा पढ़ने से स्कोर भी कम होता है। सॉरी मतलब जो आप टिपिकल चीजें पढ़ते हो उनके अंदर जाके स्कोर कम होता है, क्योंकि उन चीजों को समझना थोड़ा सा क्यों होता है, हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसका उतना डिटेल नहीं जाता है, और जो एमसीक्यू बेस्ड होता है उसमें चीजें डिटेल्स में जाती है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको उस हिसाब का पढ़ना है जो आपकी एग्जाम्स के लिए आपका काम आए, और इतना हैवी नहीं पढ़ लेना है कि आप बाकी चीज़ें छूट जाए और आप इन चीज़ों में फँस के रह जाओ। अगर हम बात करें डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे की, ठीक है? 4th पॉइंट सैंपलिंग यूनिट है, फ्रेम है, फ्रैक्शन है, विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, पॉपुलेशन पैरामीटर है, सैंपल एस्टिमेटर है, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, ठीक है? सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग एरर है, आपका ये एसआरएस आ गया, ठीक है? सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग आ गई, सिस्टम एंड क्लस्टर, मल्टी स्टेज, ये सारे सैंपलिंग के टाइप्स हैं। इसमें पूरा सैंपलिंग दिया हुआ है, यानी आपको सैंपलिंग पढ़ना है। फिफ्थ में आपका टाइम सीरीज एनालाइज दिया है, कंपोनेंट्स, मेजर ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर वेरिएशन है। इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, उसमें आपकी सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है, चेन बेस दिया हुआ है, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव दिया है। फिर आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स आ गया। ये जो 7 यूनिट्स है ना, ये 7 यूनिट्स, ये आपके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगी, आप ये समझ लो, ठीक है? अब हम बात देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट्स में क्या है। वैसे पार्ट ए की बात मैं करूँगा, लेकिन इसके बाद, ठीक है? अगर हम देखो 7 चीज़ें हमने पढ़ी, 7 7 को आप एक साइड में रख लो कि 7 को आपको एक साथ पढ़ना, ठीक है? फिर हम देखिए बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक आपके मैथ है। इसको आप एक और पोर्शन में रख लो, दूसरी जो यूनिट है 11 और 12। अब जो तीसरा पोर्शन है, उसमें आपको देखो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पढ़नी है, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइवस्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, स्टेट इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसमें आर्थिक समीक्षा आपको शामिल करनी है। फिर आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आएँगे, देखिए लॉ ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन है अलग-अलग मार्केट के अंदर, ठीक है? नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग, इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हैं। और 8 जो पॉइंट है वो सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो, जो आपके संगणक का एग्जाम हुआ था। इसको हम 1 पॉइंट और मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया एक और, ठीक है? तो ये 3 यूनिट बनती है इसकी, जिसमें पहले में 7 यूनिट्स हैं, दूसरे के अंदर आप देखोगे तो 2 यूनिट्स हैं, और तीसरे के अंदर आप देखोगे तो 3 यूनिट है, ठीक है? तो ये आपकी जो टोटल 12 यूनिट है, वो 7 प्लस 3 प्लस 2 है, ठीक है? ये 12 यूनिट्स आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो उसमें राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर, आपका हिस्ट्री एंड जो ज्योग्राफी है वो है, और करंट अफेयर है। बस इतनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें उसके अंदर है, जो चीज़ें आप रेगुलर पढ़ रहे हो। अगर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की, तो आपको पता है जनरल नॉलेज आपका 30 नंबर का आता है और 70 नंबर का ये आता है, ठीक है? 2 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें मेन है, 1/3 होती है, और 40 मार्क्स जो है आपको लेके ही आना पड़ेगा, ठीक है? मास्टर डिग्री का आपका क्या होता है, लेवल होता है। अगर हम पीछे की जो मेन लिस्ट की बात करें कट ऑफ, हाँ, हालाँकि ये जो कट ऑफ है इसके बाद थोड़ा-सा डाउनफॉल और हुआ था, क्योंकि लगभग 24 स्टूडेंट्स को जो है नॉन जॉइनर जिन्होंने जॉइन नहीं की थी उनके पोस्ट की जगह पे उनको शामिल किया गया था। तो उस हिसाब से इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी बहुत आप कम मान के चल सकते हो, लेकिन इस सिनेरियो के हिसाब से देखें, एग्ज़ाम्स के हिसाब से देखे जाए, तो अभी के लिए आप ये कट ऑफ मान सकते हो, इससे प्लस प्लस माइनस 2-3 आप मान सकते हो, ठीक है? अगर हम आगामी की बात करें तो। अब देखो जनरल के अंदर आपकी जो जनरल है, वो वुमेन और मेल की वो 64 गई थी, और वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 गई है, ओबीसी की बात करें तो 62 गई है। लेकिन यहाँ पे देखो वुमेन के अंदर कम गई है, ये आप देख लो। वुमेन के अंदर आपकी कितनी गई है, 58 गई है। विडो की आपके पास है ही नहीं। एम्बेसी के अंदर 55 गई है, ठीक है? तो वुमेन के अंदर कहीं-कहीं पे है। देखो जनरल के अंदर तो वुमेन्स की एक ही है, दोनों की मिला के 64.24। लेकिन अगर आप ओबीसी में जाओगे, तो मेल और फीमेल की अलग-अलग गई है। अगर हम बात करें तो 62.85, और इसके अंदर थोड़ा-सा अंतर देखा गया 58.33, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, फीमेल्स जो कैंडिडेट है। वहीं पे आप देखोगे ईडब्ल्यूएस के अंदर भी सिमिलर गई है, 60 गई है, ठीक है? एससी के अंदर आप देखोगे तो इनके अंदर 1 नंबर का गैप आया है, ठीक है? 53 और 52 गई है। एसटी के अंदर आप देखोगे तो 51 गई है, ठीक है? और टीएसपी के अंदर, एसटी के अंदर 45 गई है। तो
कट ऑफ का यही है कि आप जितनी अच्छे से तैयारी करते हो उसमें ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। और ये कोई एग्ज़ाम कोई हल्का एग्ज़ाम नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ कि ये एग्ज़ाम जो है ये कोई हल्का एग्ज़ाम नहीं है। आप कंपेयर करो कि आप डायरेक्टली जो है ऑफ़िसर लाइन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? असिस्टेंट ऑफ़िसर बनते हो आप, ठीक है? तो उसके लिए आपको टाइम तो चाहिएगा, लगभग 1 साल आपके लिए पड़ा हुआ है, ठीक है? उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम भी इतना वो भी नहीं है कि आप दो 2-3 महीने में के अंदर तैयारी करोगे, ठीक है? और ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं। क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल जो है आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसके पीछे कमांड करनी पड़ती है, वो चीज़ें आपके लिए है, ठीक है? ये वन डे एग्ज़ाम की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता इसको। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो, तो उस लेवल का एग्ज़ाम है ये। फर्स्ट ग्रेड के अंदर सभी जो होते हैं उनके सिलेबस वगैरह कवर करने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। लेकिन इसमें कॉम्पिटिटिव है और राजस्थान जीके और वो सब मिला के 30 नंबर दे रहे हैं, तो 70 नंबर आपका बचता है। 70 में भी बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमिक्स राजस्थान इकोनॉमी हो गई और आपका मैथ हो गया। ये कॉमन सब्जेक्ट निकाल दें तो आपको कम से कम 1 साल तो इसकी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको देखो सिंपली कैसे तैयारी करनी है, वो एक चीज़ मैटर करती है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप वीडियो या नोट से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? पहले अच्छे से पढ़ लो, इसको 1, 2, 3 बार पढ़ लो ताकि आपको जब दिक्कत आए तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। वीडियो नोट्स होने के बाद उनका रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? रिवीजन के साथ-साथ पहले आप उन पोर्शन को ट्राई करो जो आपके अलग से हैं, है ना? स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स आपकी, राजस्थान इकोनॉमी है ये वगैरह। और राजस्थान जीके तो आपको पता ही है कितना। फिर उसके बाद एमसीक्यू से प्रैक्टिस और एमसीक्यू से प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचे। आपको लगभग-लगभग जैसे मैंने जो संगणक का जो एग्ज़ाम्स था, उसके लिए मैंने जब क्वेश्चन्स आपकी एमसीक्यू जो स्टार्ट किए थे, उसमें आपने देखा होगा ऑलमोस्ट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर से पुट अप हुए थे, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन्स कर लिए हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं तो आपका टच हो ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं दूसरी दुनिया से बन के आएगा पेपर, है ना? तो वो चीज़ें हैं, इसलिए आपको इसी पैटर्न पे चलना है। अपने वीडियो नोट्स आपको करना है, फिर उसके बाद रिवीजन करने होंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ को ट्राई करना है। ठीक है? सिंपल सी थ्योरी है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं रखना और आपको पता है एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और एग्ज़ाम्स डेट तक जो है आपकी पोस्ट इंक्रीज़ होने की पूरी संभावनाएँ रहेगी, ठीक है? काफ़ी सारा टाइम दिया है और मेरे हिसाब से ये सूटेबल टाइम है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है? मुझे पता है देखो, आप ये सोचोगे कि सभी को इतना ही टाइम मिल रहा है, नहीं। देखो स्टूडेंट की क्या दिक्कत होती है, जैसे इस एग्ज़ाम को कोई टारगेट करेगा तो वो लास्ट के 2-3 महीने में टारगेट करेगा। अभी क्या रहेगा, सभी लोगों को अपने-अपने अलग-अलग एग्ज़ाम्स की इतनी लंबी तैयारी कोई नहीं करना चाहेगा, ठीक है? तो लेकिन अगर आप इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, तो आप एक एग्ज़ाम करो और एक एग्ज़ाम से आपका निकल जाएगा। अदरवाइज़ देखो सिंपल जो एग्ज़ाम्स है वो आप दे सकते हो, जैसे सीटी आएगा, तो आप जो है अपने हिसाब से उसको मैनेज करके चलो। मैथ आपको पढ़नी ही है, ठीक है? राजस्थान पढ़ना ही है, राजस्थान इकोनॉमी पढ़नी है। ये सारी चीज़ें तो इंक्लूडेड है, उसको आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप सिंपल-सिंपल तैयारी करते चलोगे ना, भई आपने ये सोचा कि सीटी के बाद हम ये तैयारी करना शुरू करेंगे, तो उसके लिए आप जो है वीडियोज़, नोट्स आपके रेडी रखो, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आप करते रहो। अगर वर्किंग प्रोफाइल है, जैसे मान लो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं, ऐसे भी हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए तो और ही अच्छा टाइम है कि एक एग्ज़ाम्स को लंबे तक तक जो है आप टारगेट कर सकते हो। आज की वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे इसके बारे में और जो भी कोर्स और एमसीक्यूज़ है, उसकी भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।